बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके साथ हम रिएक्टिविटी को भी कंपेयर करेंगे। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनमें से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कम रिएक्टिव होता है और उसकी रीज़न क्या है, रिएक्टिविटी की इनकी रीज़न क्या होती है। जिस तरह से हमने अल्कीन के पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पढ़े, उस तरह से अल्काइन भी पॉलीमराइज होते हैं। लीनियर पॉलीमर्स भी बनाते हैं अल्काइंस और साइक्लिक पॉलीमर भी बनाते हैं। कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कैटलिस्ट हम यूज़ कर रहे हैं, किन कंडीशंस में रिएक्शन करवा रहे हैं। लेकिन जो अल्काइंस के पॉलीमर बनते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। जो अल्कीन्स के पॉलीमर होते हैं वो लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं और जो अल्काइंस के पॉलीमर होते हैं इनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। तो पहला रिएक्शन जो है इस सिलसिले में वो है कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू डाइविनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन को हमने पॉलीमराइज करना है, पॉलीमराइज करके इसे कन्वर्ट करना है डाइविनाइल एसिटाइलिन में। पॉलीमर्स होते क्या हैं ये हमें पता है कि जब छोटे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उस बड़े मॉलिक्यूल को हम पॉलीमर कहते हैं। और जो छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं उनको मोनोमर्स कहा जाता है, यानी मोनोमर्स के कम्बिनेशन से पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं। तो पहले हम एसिटाइलिन से डाइविनाइल एसिटाइलिन को पढ़ेंगे कैसे बनती है। 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के पॉलीमराइज होंगे, पॉलीमराइज होकर ये कन्वर्ट होंगे डाइविनाइल एसिटाइलिन में। फिर इसी रिएक्शन में हम देखेंगे कि सिंथेटिक रबर कैसे बनाई जाती है, एसिटाइलिन को कैसे सिंथेटिक रबर में कन्वर्ट किया जाता है। एक नेचुरल रबर होती है जो कुदरती तौर पे पाई जाती है, एक सिंथेटिक होती है जो आर्टिफिशियली बनाई जाती है। तो एसिटाइलिन से सिंथेटिक रबर कैसे बनाते हैं वो भी हम इसी रिएक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के पॉलीमराइज होंगे, ये कन्वर्ट होंगे डाइविनाइल एसिटाइलिन में। एसिटाइलिन गैस को पास किया जाता है क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से। क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में से इनका एस्टिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। इस सॉल्यूशन में से जब पास करते हैं एसिटाइलिन गैस को तो एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज होकर कन्वर्ट होते हैं डाइविनाइल एसिटाइलिन में। 2 स्टेप्स में हम इस रिएक्शन को पढ़ेंगे। पहले स्टेप में हम 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे एसिटाइलिन के, 2 मॉलिक्यूल्स, और ये इन कंडीशंस के अंदर बनाएंगे विनाइल एसिटाइलिन, विनाइल एसिटाइलिन। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक मॉलिक्यूल जो थर्ड मॉलिक्यूल होगा वो इसके अंदर ऐड कर देंगे इन्हीं कंडीशन में। जब थर्ड मॉलिक्यूल ऐड करेंगे तो फिर ये कन्वर्ट होगा डाइविनाइल एसिटाइलिन में, डाइविनाइल एसिटाइलिन। तो पहले हम एसिटाइलिन के 2 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं। थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा भी किस तरह से बॉन्ड टूटते हैं, किस तरह से बनते हैं, तो उसको ज़रा गौर से देखिएगा। 2 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के यूज़ करेंगे CH, ट्रिपल बॉन्ड CH। दूसरे मॉलिक्यूल को हम ऐसे लिख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। H मैंने अलग करके लिख दिए इसके दूसरे मॉलिक्यूल के। कंडीशंस क्या हैं, एस्टिक सॉल्यूशन हम यूज़ करेंगे क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। इसके एस्टिक सॉल्यूशन में से हम पास करेंगे एसिटाइलिन गैस को। तो चेंज क्या आएगा इसमें, ओवरऑल चेंज क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है इनमें से एक पाई बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे ही शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे इन 2 कार्बन के दरमियान, यानी इन 2 कार्बन के दरमियान बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे रह जाएगा डबल बॉन्ड। जब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, अब कार्बन ने 5 बॉन्ड तो बनाने नहीं, इस कार्बन के 3 पहले बने हुए हैं, चौथा इस हाइड्रोजन के साथ है और ये जो बनेगा ये 5वां बॉन्ड होगा। तो जैसे ही ये बॉन्ड बनेगा इधर से इस कार्बन को एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, ओवरऑल ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर चला जाएगा यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर, जो इस साइड वाला कार्बन है उसके ऊपर शिफ्ट होकर चला जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनेगी, देखो ये हाइड्रोजन शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया, ये बन गया CH2। यहाँ पे रह गया डबल बॉन्ड क्योंकि एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया इधर, डबल बॉन्ड के आगे आ गया CH, ये वाला CH। फिर यहाँ पे बन गया सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड लिख लिया। फिर यहाँ पे आ गया कार्बन, इस कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो शिफ्ट हो चुका है, वो नहीं लिखेंगे। फिर इस कार्बन के बाद ट्रिपल बॉन्ड और एंड पे फिर क्या रह गया CH,
इसको ऐसे ही लिख लेते हैं इस CH को। ये बन गया विनाइल एसिटाइलिन। ये वाला जो हिस्सा है इस ग्रुप का मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, इस वाले हिस्से को हम विनाइल कहते हैं, इसको विनाइल ग्रुप कहा जाता है। और ये वाला जो हिस्सा है ये एसिटाइलिन है, ये वाला हिस्सा एसिटाइलिन और ये वाला हिस्सा विनाइल, इसको हम कहते हैं विनाइल एसिटाइलिन। अब इसी विनाइल एसिटाइलिन में तीसरा मॉलिक्यूल भी हम ऐड करेंगे। जब तीसरा मॉलिक्यूल हम ऐड करेंगे एसिटाइलिन का तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई विनाइल एसिटाइलिन में। तो थर्ड मॉलिक्यूल भी यहीं पे मैं लिख देता हूँ इसका, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये थर्ड मॉलिक्यूल। अब किस तरह से होगा, फिर सेम जैसे वहाँ पे रिएक्शन हुआ है वैसे ही होगा, कंडीशंस वही हैं। क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का हम एसिडिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे, अमोनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड वही कंडीशंस, एसिडिक सॉल्यूशन। तो ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, यानी इन दो कार्बन के दरमियान बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे रह जाएगा डबल बॉन्ड, और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होके आ जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2 बन जाएगा और इन दो कार्बन के दरमियान एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर से शुरू करो, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन का हाइड्रोजन शिफ्ट हो चुका है, इस कार्बन का इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, ये CH है और ये डबल बॉन्ड रह जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके साथ वो वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, ये बन जाएगा CH2। ये बन गया डाई विनाइल एसिटाइलिन। एक विनाइल ग्रुप इस साइड पे, एक विनाइल ग्रुप इस साइड पे, ये दरमियान में एसिटाइलिन, ये भी विनाइल है, विनाइल ग्रुप, ये भी विनाइल ग्रुप है और दरमियान में ये है एसिटाइलिन। दो दफ़ा विनाइल ग्रुप आ रहा है तो इसीलिए इसको हम डाई विनाइल एसिटाइलिन कहते हैं। तो दो स्टेप्स में इस रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। पहले स्टेप में दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे, इन कंडीशंस में विनाइल एसिटाइलिन बनेगा। फिर तीसरे स्टेप के अंदर, दूसरे स्टेप के अंदर तीसरा मॉलिक्यूल भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा, वो तरीकाकार वही होगा, उसी तरीके से ऐड होगा। तो ये विनाइल एसिटाइलिन जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा डाई विनाइल एसिटाइलिन में। एक तो बात ये हो गई। अब एसिटाइलिन को हम सिंथेटिक रबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये तो डाई विनाइल एसिटाइलिन में हमने कन्वर्ट किया, अब सिंथेटिक रबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंथेटिक रबर में कन्वर्ट करने के लिए पहले हम विनाइल एसिटाइलिन बनाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने बनाई है, इसलिए अब इसको मैं दोबारा नहीं लिखूंगा इस रिएक्शन को। इस विनाइल एसिटाइलिन के अंदर अब हमने HCl को ऐड करना है। इस विनाइल एसिटाइलिन के अंदर इन्हीं कंडीशंस में हमने विनाइल एसिटाइलिन में HCl को ऐड करना है। तो देखते हैं कैसे एडिशन होता है। विनाइल एसिटाइलिन CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर ट्रिपल बॉन्ड CH। ये विनाइल एसिटाइलिन, इसमें हमने HCl को ऐड करना है। HCl कंडीशंस वही हैं, क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, इनका एसिडिक सॉल्यूशन। अब एडिशन होगा। अब हमारे पास दो साइड्स हैं एडिशन के लिए। एडिशन यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है। एडिशन यहाँ पे भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे भी अनसैचुरेशन है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो या तो एडिशन मैक्सिमम यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा। किसी रिएक्शन में जब ऐसी पॉसिबिलिटीज़ आ जाए कि दो प्रोडक्ट्स पॉसिबल हों, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स पॉसिबल हों, तो हमेशा ज़्यादा प्रोडक्ट वही बनती होती है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होती है वो बनती होती है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, डिटेल में नहीं हम जाएंगे। अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं HCl को इन दो कार्बन्स के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट बनती है वो लेस स्टेबल बनती है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। लेकिन अगर हम HCl को यहाँ पे ऐड करते हैं इन दो कार्बन के ऊपर, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर, तो जो प्रोडक्ट बनती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्योंकि यहाँ पर HCl को ऐड करने से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बनेगी। तो इसलिए HCl का जो प्रेफरेबली एडिशन होगा वो इन दो कार्बन्स के ऊपर होगा जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। तो HCl को हमने ऐड करना है। अगेन अनसिमेट्रिकल है ये अल्काइन, अनसिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल रीजेंट है, तो हम मार्कोव-विनकोव्स रूल को यूज़ करेंगे। रूल क्या कहता है कि रीजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है,
रिजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो ट्रिपली बॉन्डेड उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, ये दोनों ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कोई भी नहीं है, तो नेगेटिव पार्ट यहाँ पे आके ऐड होगा और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे आके ऐड होगा, ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। तो प्रोडक्ट बनेगी CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस कार्बन के साथ आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पर रह जाएगा डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा CH2। तो ये प्रोडक्ट बनेगी H, यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, Cl यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। अब ये जो प्रोडक्ट बनती है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं एक दूसरे के साथ रेजोनेंस में, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एडिशन करते तो जो प्रोडक्ट बनती है उसकी स्टेबिलिटी कम होनी थी। तो इसलिए जो प्रेफरेबल एडिशन होता है वो ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर एडिशन होगा, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। इसको हम कहते हैं क्लोरोप्रीन। क्लोरोप्रीन। अब क्लोरोप्रीन को फर्दर हम पॉलीमराइज करते हैं, जब इसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन होती है तो ये कन्वर्ट होती है सिंथेटिक रबर के अंदर, जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं। क्लोरोप्रीन की N मॉलिक्यूल्स को हम यूज़ करेंगे, क्लोरोप्रीन इसके N मॉलिक्यूल्स को हम यूज़ करेंगे। N मॉलिक्यूल्स जब यूज़ करेंगे इसकी पॉलीमराइजेशन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगी नियोप्रीन के अंदर, और इसी नियोप्रीन को हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक रबर। सिंथेटिक रबर। तो इस रिएक्शन को आपने अच्छे से याद रखना है कि एसिटाइलिन को हम डाइविनाइल एसिटाइलिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या एसिटाइलिन को सिंथेटिक रबर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। एसिटाइलिन से पहले विनाइल एसिटाइलिन बनाई जाती है, उस विनाइल एसिटाइलिन में HCl को ऐड करते हैं, क्लोरोप्रीन बनती है। क्लोरोप्रीन के N मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो ये कन्वर्ट होते हैं नियोप्रीन के अंदर, इसी नियोप्रीन को हम सिंथेटिक रबर कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन कन्वर्जन ऑफ एसिटाइलिन टू बेंजीन। इसमें जो साइक्लिक पॉलीमर बनेगा हमें पता है बेंजीन साइक्लिक होती है। जो लास्ट हमने रिएक्शन पढ़ा था उसमें एसिटाइलिन से लीनियर पॉलीमर बनते थे, डाइविनाइल एसिटाइलिन या नियोप्रीन वगैरह, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक पॉलीमर बनेगा। तो एसिटाइलिन गैस को जब हम कॉपर ट्यूब में से पास करते हैं एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो कॉपर इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है और एसिटाइलिन के 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होते हैं और वो कन्वर्ट होते हैं बेंजीन के अंदर। तो आइए देखते हैं ये रिएक्शन किस तरह से होता है। 3 मॉलिक्यूल हम एसिटाइलिन के यूज़ करेंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूल एसिटाइलिन, साथ H लिखते जाना है, प्लस डालो दरमियान में, प्लस सेकंड मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का, सेकंड मॉलिक्यूल एसिटाइलिन का, और फिर प्लस डालो और फिर एसिटाइलिन का थर्ड मॉलिक्यूल। तो 3 मॉलिक्यूल आपस में पॉलीमराइज होंगे जब हम एसिटाइलिन गैस को किस में से पास करेंगे, कॉपर ट्यूब में से एट 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब किस तरह से होगा बॉन्ड, किस तरह से टूटेंगे, किस तरह से पॉलीमराइजेशन होगी। ट्रिपल बॉन्ड में से जो एक पाई बॉन्ड है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा सिंगल बॉन्ड इन 2 कार्बन के दरमियान, और यहाँ पे डबल बॉन्ड। इस तरह से यहाँ से एक पाई बॉन्ड मूव करके यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इन 2 कार्बन के दरमियान, और इसी तरह से यहाँ से भी एक पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा और इन 2 कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। यानी यहाँ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और सिंगल, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखें प्रोडक्ट क्या बनेगी, कार्बन और इस कार्बन के दरमियान सिंगल, यहाँ पे रह जाएगा डबल, इन दोनों के दरमियान सिंगल बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा डबल, और फिर इन दोनों के दरमियान सिंगल और यहाँ पे रह जाएगा डबल। इस तरह से अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड बन जाएंगे। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। बेंजीन का स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं, इसी को हम बेंजीन कहते हैं। ये इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेंजीन का। इसको हम शॉर्ट में इस तरह से लिख देते हैं, इस तरह से दरमियान में एक सर्कल बना देते हैं, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
दरमियान में अल्टरनेट पोजीशन पे हम डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, या इस तरह से लिख लो, तीनों तरीके से लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिखा जाता है। तो इसको हम बेंजीन कहते हैं। 3 मॉलिक्यूल एसिटाइलिन के पॉलीमराइज होते हैं जब इसे कॉपर ट्यूब में से हम पास करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, और ये बेंजीन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये साइक्लिक पॉलीमर है बेंजीन। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं रिएक्टिविटी को कंपेयर करते हैं, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन की रिएक्टिविटी को। अल्केन, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, इनकी रिएक्टिविटी। अल्केन के बारे में हमने पढ़ रखा है कि अल्केन को हम पैराफिन्स कहते हैं, पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स क्यों कहा जाता है ये भी हमने पढ़ रखा है। इनकी कम रिएक्टिविटी की वजह से इनको पैराफिन्स कहते हैं। पैरा का मतलब होता है लिटल, अफिन्स का मतलब होता है रिएक्टिविटी या अफिनिटी। तो इनकी रिएक्टिविटी चूँकि बहुत कम होती है इसलिए इनको पैराफिन्स कहा जाता है। क्यों रिएक्टिविटी कम होती है? क्योंकि इनके अंदर सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स। और सिग्मा बॉन्ड्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनको तोड़ने के लिए या इनको टूटने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि अल्कीन और अल्काइंस की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अंदर पाई बॉन्ड्स होते हैं, और पाई बॉन्ड्स जो है ये सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में कदरे वीक होता है। तकरीबन 80 से 100 किलो जूल पर मोल ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है सिग्मा बॉन्ड को टूटने के लिए। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये कम रिएक्टिव होगा, ये दोनों ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। इसका मतलब है कि इसका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं अल्केन का, ये तो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स कुछ खास कंडीशन में हाई टेम्परेचर के ऊपर या सनलाइट की मौजूदगी में कुछ रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। असल जो कंपैरिजन है वो अल्कीन और अल्काइन के दरमियान है, क्योंकि इन दोनों में पाई बॉन्ड होता है। अल्कीन में 1 पाई बॉन्ड होता है, अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इसका मतलब है कि हमें यहाँ से ये पता चलता है कि अल्काइन ज़्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, अल्कीन कम, क्योंकि यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल जो इनका रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अल्कीन, अल्कीन, उससे कम होते हैं अल्काइन, और सबसे कम रिएक्टिव होते हैं अल्केन्स। अब ऐसा क्यों? हालांकि इसमें 1 पाई बॉन्ड है अल्कीन में, अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है, तो क्यों रिएक्टिविटी में डिफरेंस आता है? एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आता है तो जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है, यानी एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। 2 एटम के न्यूक्लियस के दरमियान जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही वो एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। करीब आने का मतलब है उनकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती जाएगी, और जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी उतना ही वो बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी उतना बॉन्ड मजबूत हो जाएगा। इसका मतलब है कि अल्कीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो वीक होता है, अल्काइन के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है। अल्काइन में कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। अगर हम इनकी बॉन्ड लेंथ की बात करें, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस के दरमियान 6 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस के दरमियान 4 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 2 कार्बन के न्यूक्लियस के दरमियान, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस करीब आ जाएंगे, यानी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इसकी बॉन्ड लेंथ उसके मुकाबले में थोड़ी ज़्यादा होगी। जो इसकी बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 120 पाइकोमीटर, और डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये होती है 134 पाइकोमीटर। चूँकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, तो इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इनके मुकाबले में ज़्यादा इजीली अटैक कर सकता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, ज़्यादा फैले हुए हैं, ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अप्रोच कर सकता है। लेकिन चूँकि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, अल्काइंस के अंदर बॉन्ड लेंथ कम होती है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ज़्यादा एक्सपोज्ड नहीं है, ज़्यादा एक्सपोज नहीं है। न्यूक्लियस का इनके ऊपर होल्ड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। चूँकि न्यूक्लियस का होल्ड ज़्यादा है इसलिए इलेक्ट्रोफाइल अटैक तो कर सकता है, लेकिन उतना आसानी से नहीं जितना आसानी से अल्कीन के ऊपर अटैक होता है। तो इस
इन 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्टर हो जाती है। बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी तो जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कम एक्सपोज्ड होंगे, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सपोज्ड होंगे। चूँकि ज़्यादा एक्सपोज्ड हैं तो इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर सकता है, यहाँ पे उतना इजीली अटैक नहीं कर सकता। इसलिए जो अल्कीन्स होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्काइंस। तो अगर आपको रिएक्टिविटी का पूछ लिया जाए तो अल्केन्स का तो आपको पता है, इनका तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है थ्रू आउट और सिग्मा बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। असल कंपैरिजन आपने करना है अल्कीन और अल्काइन के दरमियान। कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया है, तो आप इसको ऐसे अपने लफ्ज़ों में भी इसको बयान कर सकते हैं। उम्मीद है कि जो आज हमने डिस्कस किया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोज़ हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएँ ताकि वो भी हेल्प ले सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।